इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप और सब्जेक्ट मैटर को जब हम देखते हैं तो मोर और लेस जो हमारी डेफिनेशंस हैं वो डिसाइड कर देती हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ आईआर, कि इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप क्या है, वो वहां से क्लियरली डिसाइड हो जाता है। उसका सब स्कोप बेसिकली क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द एरिया विच इज कवर्ड बाय अ सब्जेक्ट। कि जो एक सब्जेक्ट एक एरिया कवर करता है वो किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करता है, वो उस सब्जेक्ट का स्कोप कहलाता है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स हैं वो ये सोचा करते थे कि इसका जो स्कोप है वो डीलिमिटेड नहीं है। One cannot settle once and for all subject matter of a discipline. एक बंदा सेटल नहीं कर सकता कि जनाब इसमें कौन सी चीज पढ़ी जाएगी, एक ही दफा नहीं ये सब कुछ डिसाइड हो सकता। और ये चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरी करती हैं, नई कंडीशंस और फैक्टर्स जो हमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन देयर मस्ट बी अ सेपरेट कोर ऑफ द डिसिप्लिन। एक सेपरेट कोर ऑफ द डिसिप्लिन जो है वो होना चाहिए टू क्वालिफाई इटसेल्फ एज एन ऑटोनोमस डिसिप्लिन। इसको क्या माना जाए कि ये एक ऑटोनोमस डिसिप्लिन है, ये एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। कुछ जो है वो इसके एरियाज जो हैं वो वाजिया होने चाहिए जो किसी और सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस नहीं होते। बहरहाल अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अगर हम बात शुरू करते हैं और स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तो एक बात वाजिया नजर आती है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है एज अ सब्जेक्ट के तौर पर जो है वो इवॉल्व हुआ। डिफरेंट स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस कि उन्होंने इस इंटरनेशनल रिलेशंस की जो स्पेसिफिक एरियाज थे वो मैनेज करने की बात की। endeavor to crave out a specific study area for international relations, कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्टडी एरिया है वो क्या होगा। उनमें से कुछ ने लिमिटेड लिस्ट रखी, कुछ ने बहुत बड़ा मतलब इसका कंटेंट जो है वो शेयर किया। तो यहां पर भी स्कॉलर्स के दरमियान एक तरह से कंट्रोवर्सी मौजूद रही कि कौन से एरियाज इस डिसिप्लिन के अंदर शामिल हैं और कौन से नहीं। सो ये हम लोग अगर इस बात को देखें कि बाय अर्ली 90s कि बाय एंड लार्ज मजबूती तौर पर जो है वो इसका स्कोप और मेन एरियाज जो हैं उनको डिमार्केट कर दिया गया। और ये भी बात मौजूद है, ये प्रोस्पेक्ट मौजूद हैं कि जो फ्यूचर है वो इस हवाले से वो वहां पे एग्जिस्ट करता है अलोंग विद द चेंजेस इन द वर्ल्ड कंडीशंस। ये बात क्लियरली नजर आती है।
कि इसमें फर्दर जो चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते, एवॉल्व हो सकती हैं, फर्दर एलिमेंट्स जो है वो इंगेज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके मतलब जो सबसे पहले अगर सबसे प्रोमिनेंट चीज जिसको ये डिस्कस करता है दैट इज द स्टेट सिस्टम। नॉट ओनली अ सिंगल स्टेट बट द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड के बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो तमाम स्टेट्स हैं वो सारी की सारी वो इसके जरिए मतलब जो वो डिस्कस की जाती है। तो पिछले 3 सदियों से अगर हम लोग देख लें तो नेशन स्टेट्स it played a pivotal role in the evolution of international relations. आज लोग अपने आप को सॉवरन स्टेट्स में और नेशन स्टेट्स के अंदर जब अपने आप को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। आज किसी भी शख्स की जो शनाख्त है वो उसकी रियासत के बगैर मुमकिन नहीं है, और वो उसी के लिए कोशिश करते हैं कि ताकि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ये जो सॉवरन स्टेट्स हैं ये इनकम्पैटिबल इंटरेस्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये जो सॉवरन स्टेट्स हैं इनकम्पैटिबल इंटरेस्ट, जारी सी बात है जो इंटरेस्ट पाकिस्तान के हैं वो इंडिया के भी हैं, तो जिससे इन दोनों के दरमियान तनाव की सूरत पैदा हो सकती है। दोनों अपने अपने मफादात का जब तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, एक का मफाद दूसरे के लिए मतलब जो है वो नुकसान का सबब है, तो ऐसी शक्ल में इनके इंटरेस्ट को हम इनकम्पैटिबल इंटरेस्ट कहेंगे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। और इंटरनेशनल रिलेशंस इस कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करता है। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कि जब लोग जो हैं वो कन्विंस करते हैं, जब मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं वो अपनी पॉलिसीज से दुनिया के ऊपर असरअंदाज होते हैं, कि सपोज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग ये देखें कि आज अगर किसी भी मुल्क का सदर या प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क के अंदर कोई ऐसा उसके हवाले से ऐसी स्टेटमेंट देता है, कोई ऐसा काम करता है, तो जिसका नतीजा क्या निकलेगा, तो उस मुल्क के साथ नेचुरली ताल्लुकात जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में चले जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस स्टेट सिस्टम को डिस्कस करता है, स्टेट की उन तमाम एक्टिविटीज को डिस्कस करता है जिससे बैनुल अक़वामी सिस्टम का जो वेब है वो बनता है। अब ये भी एक बात यहां पे वाजिया है और समझने वाली है कि नॉट ऑल स्टेट्स अज्यूम एवरी अदर नेशन स्टेट इंपॉर्टेंट। रादर कुछ स्टेट्स जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, जो कि लार्जेस्ट स्टेट्स हैं, जिनके पास आप ये कह सकते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, उनका जियोग्राफिकल जो एरिया है वो उनको इंपॉर्टेंट बनाता है। कुछ अपनी मिलिट्री की वजह से अहम है, कुछ इकोनॉमिक पावर की वजह से, whereas others are due to racial or cultural links। तो आज जो इंटर स्टेट रिलेशंस हैं, रियासतों के दरमियान जो ताल्लुकात है, आर द रिजल्ट ऑफ सॉवरन स्टेट। सॉवरन स्टेट नेचुरली कि जो अपने इक्तदार आला में मुकम्मल तौर पर क्या है, आजाद है, जो अपने इक्तदार आला के अंदर वो आगे से किसी और को मतलब जो है वो शेयर नहीं करती। तो यही सॉवरन स्टेट्स ने फिर क्या किया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप को ब्रॉडर करने की तरफ अहम तरीन किरदार अदा किया। इंटरनेशनल रिलेशंस
जहां स्टेट सिस्टम को डिस्कस करता है, ये रिलेशंस इन कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन को भी डिस्कस करता है। दो या दो से ज्यादा रियासतें which are often complex and influenced by various geopolitical अगर मैं इस चीज को आपके साथ में आपको समझाना चाहूं, अब अगर इस मैप को हम लोग देखें तो दिस मैप क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक्चुअली अहमियत क्या है, जियोपॉलिटिकली व्हाई पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट, कि आपकी यहां कराची की बंदरगाह और यहां से आपकी ये ग्वादर की बंदरगाह, अब ये कितनी अहम है कि चाइना इस बंदरगाह के जरिए वो अरेबियन सी तक एक्सेस हासिल करना चाहते हैं, कि अगर चाइना को चाइनीज सी के अंदर किसी तरह से कंटेनमेंट का सामना करना पड़े तो उसके पास अल्टरनेटिव जो रूट है वो मौजूद होना चाहिए। फिर इसी तरह से ईरान की ये वाली पोजीशन, ये आपको एक चूक नजर आ रही है, ये अरेबियन पेनिसुला है और इस पेनिसुला के अंदर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये अगर ईरान इस इलाके के ऊपर जस्ट कब्जा कर ले, सिर्फ इस पैसेज के ऊपर, और यहां की नाकाबंदी कर दे, तो यहां से निकलने वाला जो दुनिया को जाने वाला जो तेल है, जो अरेबियन सी के जरिए 65% जो तेल यहां से अरब वर्ल्ड का निकलता है, वो सारे का सारा यहां से ब्लॉक किया जा सकता है सिर्फ इस एक पॉइंट से। तो ये वो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है जो मोर और लेस जो इन्फ्लुएंस करती है कि किसी भी रियासत के दूसरी रियासत के साथ ताल्लुकात जो है वो किस तरह से होंगे, हिस्टोरिकल, सोशल, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिक और लीडरशिप फैक्टर्स। नो डाउट लीडरशिप फैक्टर्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आपकी अगर नेशनल लीडरशिप अच्छी है तो देन डेफिनेटली आपको इन द लॉन्ग रन उसका बहुत ज्यादा फायदा है। आज बैन अवी सतह के ऊपर रिलेशंस दो ही हैं, या वो कॉपरेशन के रिलेशंस हैं या कॉन्फ्लिक्ट के, और कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और अब यहां अगर हम फर्दर देखें तो देयर वर मोर कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस। ये बात भी एक वाजिया है कि अगर बैनुल अक़वामी सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो दुनिया में ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस रहे हैं इंटरनेशनल हिस्ट्री में देन कॉपरेशन, और बोथ को एग्जिस्टेड थ्रू आउट द वेरियस पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। दोनों साथ साथ रहे, यानी कि ये नहीं है कि अगर कॉपरेशन है तो फिर ये याद रखिएगा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी मौजूद है। बोथ को एग्जिस्टेड थ्रू आउट द वेरियस पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। तो इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली या प्राइमरीली इज अ स्टडी ऑफ both conflictual and cooperative interstate relations। ये कॉन्फ्लिक्चुअल और कोऑपरेटिव दोनों रिलेशंस को ये डिस्कस करता है। दोनों रिलेशंस जो है वो इसके जुमरे में आते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि मोर और लेस इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कबल अजी नाम रहा है उसको हम लोग जनरल हिस्ट्री ऑफ नेशंस या जनरल एंड डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऑफ नेशंस इसके तौर पर इसको लिया जाता था। ये समझा जाता था कि ये सिर्फ हिस्ट्री है।
जनरल एंड डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऑफ नेशंस। ये सिर्फ हिस्टोरिकल स्टडी ही किया करता था और इसको ये समझा जाता था कि ये इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है और काफी अरसे तक इस सब्जेक्ट को यही देखा गया। लेकिन हिस्ट्री ओनली नरेट्स द पास्ट। हिस्ट्री जो है वो सिर्फ पास्ट को नरेट करती है, ये जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है ये उसको डिस्कस नहीं करती। तो इस ट्रेडिशन को अगर हम लोग देखें तो सर्टेन मेजर इवेंट्स वर टेकन अप फॉर एनालिसिस अगेंस्ट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि सर्टेन मेजर इवेंट्स जो हैं वर टेकन अप फॉर एनालिसिस अगेंस्ट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आफ्टर सम टाइम हिस्टोरिकल अप्रोच उसको रिप्लेस किया गया, बेटर अप्रोचेस इसकी साइंटिफिक स्टडी के लिए सामने आई। हिस्टोरिकल फैक्ट्स और इवेंट्स जो हैं वो मतलब जो जिनकी रेलेवेंस नहीं थी उनको वहां से निकाला गया और उन चीजों को ऐड किया गया जिससे हम इंटरनेशनल रिलेशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं तो इंडो पाकिस्तान रिलेशंस, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें नेचुरली हिस्ट्री और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने की जरूरत होगी। हमें हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। स्टडी ऑफ जनरल एंड स्पेशली डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ये इंटरनेशनल रिलेशन से अलग नहीं की जा सकती। जनरल एंड डिप्लोमेटिक हिस्ट्री को हम इंटरनेशनल रिलेशन से कतई तौर पर सेपरेट नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से इसके साथ लिंक्ड है और ये लिंक जो है वो इनको आपस में बड़ा वाज़िया तौर पर कनेक्ट भी रखता है जो और ये इसकी मदद से हम लोग जो है वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से एंगेज भी कर सकते हैं, हम ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस फर्दर डिस्कस करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को। नेचुरली पूरी दुनिया की जो पूरी सियासत है इट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ये ताकत के गिर्द घूमती। पावर becomes the central theme in international relations study। और जब हम चूंकि पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है तो पॉलिटिकल साइंस आल्सो डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी इस पावर से हम लोग जो है वो और पावर इज व्हाट, इट इज नॉट द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, रादर दिस इज a technique, a tactic through which you can convince a person or a state to come up to your terms, कि वो आपकी टर्म्स के ऊपर जो है वो आके बात करे, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। आपने किसी को वो डिप्लोमेटिक आपकी पावर हो सकती है, मिलिट्री पावर हो सकती है, इकोनॉमिक पावर हो सकती है, वो आप किसी भी तरह से अगर किसी को कायल करते हैं तो आज कि पूरी दुनिया की जो सियासत है उसके लिए एक फ्रेज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम इसको कहते हैं कि आज की पूरी दुनिया की सियासत इट इज टू बी कॉल्ड एज पावर पॉलिटिक्स। और आज आप दुनिया के अंदर सरवाइव ही तब कर सकते हैं व्हेन यू हैव पावर। जब आपके पास, और कोई भी रियासत जिसके पास पावर नहीं है वो इस दुनिया के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती। पावर की प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों रेलेवेंस मौजूद है। ये मेजर डिटर्मिनेंट है कि दुनिया की जो अहम तरीन रियासतें हैं, क्या आप तस्वर करती है कि वो पावरफुल नहीं है? मतलब फ्रांस, अमेरिका, चाइना, रशिया और बर्तानिया, ये क्या है? दे आर द बिग 5 पावर्स इन द वर्ल्ड हु आर लीडिंग द वर्ल्ड।
who are leading the international system. तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं नेचर, एलिमेंट्स एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल पावर। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, किन से एक कौमी ताकत हासिल हो सकती है, उसकी मेजरमेंट कैसे की जा सकती है, फिर बैलेंस ऑफ पावर कैसे होता है, पावर इक्वेशंस कैसे होती हैं, और लिमिटेशंस कौन कौन सी है नेशनल पावर के ऊपर। मेजर जो लिमिटेशंस हैं किसी भी रियासत की ताकत के ऊपर, उनको इंटरनेशनल लॉ के जरिए हम लोग स्टडी करते हैं। सारी सी बात है कि अगर आप बैन अवी कानून का एहतराम नहीं करेंगे तो आप बैन अवी दुनिया से कट के रह जाएंगे। तो मेजर limitations on power being studied in international law, international morality, world public opinion, फिर बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी रियासत की ताकत के ऊपर कदम लगाते हैं। दैट्स ओवरऑल फॉर टुडे। यहां से इंशाल्लाह हम लोग फर्दर आगे कैरी करेंगे।